Hello students, Assalamualaikum. Welcome to the class. And kindly अपने सारे क्लासमेट्स को बोलें कि सब जो है ना क्या नाम है क्लास ज्वाइन कर लें। एंड मुझे कोई एक बच्चा कोई एक इंडिविजुअल ये बता दें कि आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही। बस थोड़ी सी स्लो आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलूँगी। बाकी बच्चे कहाँ पर हैं सारे? मिस आपने जल्दी क्लास के लिंक सेंड कर दी, इस वजह से 5 मिनट पहले सेंड किए मैंने। आधे घंटे पहले तो मैं खुद प्रिपेयर होके बैठती हूँ बीना टीचर। आपको चाहिए कि आप भी तो एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले तो बैठ जाया करें, तैयार होके अपना जर्नल कॉपी सब निकाल के और व्हाट्सएप ओपन करके नेट वगैरह का कनेक्शन ठीक करके रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। ओके, आप लोग को प्रीवियस क्लासेस से के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, जब तक के और बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। असाइनमेंट आप लोग ने किया? जवेरिया, आपने असाइनमेंट किया? बताएं आपने क्या इंटरप्रेट किया और सिग्निफिकेंस में क्या किया, आंसर्स बताएं जी। ना सिग्निफिकेंस तो यही है कि ना एम्प्लॉयमेंट चूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ना जब कोई अच्छा सिलेक्शन एम्प्लॉयर का होगा तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही चल सकती है अच्छे से एम्प्लॉय के वर्किंग की बजाय। बस ये एक ही पॉइंट लिखा आपने? और मैं दूसरा ये था किसमें दूसरा एक मिनट, दूसरा मिस ये था कि अगर एम्प्लॉयमेंट पे है ना बहुत कॉस्ट लगती है, इसलिए सिलेक्शन भी हमें अच्छी से एम्प्लॉयमेंट की करनी चाहिए, एम्प्लॉय की करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स लिखे आपने? मिस यही दो लिखे हैं, बट इनको मैंने पैराग्राफ वाइज लिखा। जवेरिया, आप मेरी बात सुनो बेटे, अगर ये सवाल मैं पेपर से पूछ लेती और इसके मिस 10 मार्क्स होते हैं या 6 मार्क्स होते हैं या 8 मार्क्स होते हैं, तो आप सिर्फ क्या ये 2 लाइनें लिखती हैं? आप मुझे बताएं फिर आपको मैं कितने नंबर देती? मैं आपको सिर्फ 2 नंबर ही देती। नहीं मिस, मैंने पैराग्राफ में लिखा, मिस मैं जवेरिया नहीं शुमाइला यूनिस। अच्छा शुमाइला, ओके शुमाइला, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए इतने 5-6 पॉइंट तो मैंने क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे, एटलीस्ट उससे 1-2 पॉइंट एडिशनल तो होने चाहिए थे ना उसमें, कि आप लोग ने भी कुछ सर्च किया, आप लोग ने भी कुछ सोचा। असाइनमेंट देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी अपना दिमाग चलाएं और आप लोग भी सोचें कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। 20-15 बहुत सारी सिग्निफिकेंस हो सकती है, बिकॉज ये सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट में आपको फायदा नहीं दे रही होती है। सिलेक्शन आपको हर चीज में जो है ना बेनिफिशियल आपके लिए होती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़ा सा आप रीड करते हो, थोड़ा सोचते तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वेल शुमाइला, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने आंसर तो किया। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या किया है मुझे वो भी बताएं जल्दी से। थोड़ा सा फीडबैक लेने के बाद फिर मैं चैप्टर स्टार्ट कर लूँगी और अटेंडेंस भी ले लूँगी अभी मैं 10 बजे तक, ठीक है? बाकी बच्चे सारे आ जाएं। हामिद आप बताएं, हारिस आप बताएं और जवेरिया बताएं। बेटे सारे बच्चे जो हैं बताएं ना मुझे वन बाय वन। जी जवेरिया। जवेरिया
ओके ओके फाइन। बताएं वो मुझे आपने होती है असाइनमेंट में क्या किया? मिस सिलेक्शन, वो होता है जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही। यही उनका एक गोल होता है कि राइट पर्सन ही राइट जॉब के लिए होना चाहिए। इसमें सबसे पहले वो लोग इंटरव्यू करते हैं, फिर चेकिंग करते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंड फिर फाइनल सिलेक्शन होते हैं। जो है जवेरिया इसके मैंने एडवांटेज जो है ना, सिग्निफिकेंस पूछा है, प्रोसीजर नहीं पूछा। क्वेश्चन को समझना भी एक आर्ट होता है, ये यस भी आप मिस, याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछूं उसी से रेलिवेंट आंसर दें। ये सारे जो ट्रेनिंग अभी हो रही है असाइनमेंट्स देने की, आपसे पूछने की, ये सिर्फ इसलिए है ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करें। अभी आपने जो पहले चीजें यस मिस, बताई वो प्रोसीजर थी। आई एम आस्किंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्शन। सिग्निफिकेंस जो एक्स्ट्रा लिखते हैं ना उसके मार्क्स यस नहीं मिलते हैं। जी। जी बताएं इसमें सिग्निफिकेंस। बता जी जी बताएं। वैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ओके इसमें फाइन। टाइम जो है कंज्यूम कम होता है, और इसमें बाइसिंग नहीं होती है। तो रिक्वायरमेंट जो है ना राइट कैंडिडेट की होती है। इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की ओवरऑल ज्यादा होती है, क्योंकि वो राइट पर्सन होता है, तो वो ज्यादा आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है। बेटे ये क्या नाम है, आप जो बता रही है ये कोई गारंटी तो नहीं है कि इसी तरह से हो। आपको भाई कॉस्ट इफेक्टिव जरूरी तो नहीं है कि पढ़े। और क्या नाम है दूसरा आपने कौन सा बताया? इस प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। जब एक सही पर्सन होगा तो वो राइट काम करेगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, गोल अचीव ज्यादा होगा। तो आपने बस ये दो ही पॉइंट्स लिखे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, गोल अचीव होता है, और मिस ये जो है ना नेगेटिव प्रोसेस होता है। किस तरह से? इसमें कैंडिडेट्स को रिफ्यूज भी ज्यादा से ज्यादा करते हैं, क्योंकि राइट कैंडिडेट की जरूरत होती है। ओके। और इसके अलावा अलावा मिस बस सिर्फ 3 पॉइंट। अगर मैं पेपर में आपसे पूछ लूँ ये 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें सिर्फ 3 पॉइंट लिखेंगी तो फिर तो भाई आप फेल हो जाएंगी। इस तरह से नंबर ही कम आएंगे आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में। एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। यस मिस। और कोई पॉइंट नहीं है आपके पास? ओके जवेरिया थैंक यू सो मच, आपने एटलीस्ट आंसर किया। और कोई बताएं? हामिद आप बताओ या हारिस बताएं, हसीब बताएं और हसन खान बताएं मुझे, और राशिद बताएं। बेटे ये तंजीला ये सब आप बताएं, फीडबैक दें मुझे। हामिद आप बताएं मुझे। हामिद आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अच्छा इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं बताना चाह रहा? क्योंकि मैं आपको हमेशा इस बात के लिए बोलती हूँ और आज फिर से बोलूंगी बिकॉज मैं बोलती ही रहूंगी। टीचर तो यही कर सकता है ना। अब आप छोटे KG 2 के बच्चे तो नहीं है कि मैं आप लोग को क्या नाम है पनिशमेंट्स दूं या फिर आप लोगों को डांटूं, बट बोल ही सकती हूँ। मैं यही बोलती हूँ प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। ऑनलाइन है तो क्या हुआ, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। और इस अगर आप गलत भी बोलते हैं सही बोलते हैं कोई मसला नहीं है, ये लर्निंग पर्पस है। पर हो सकता है बोलते बोलते कोई चीज दिमाग में आ जाए, कोई चीज नई सीखने को मिल जाए, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है।
तो प्लीज आप इस तरह मत क्या करें, वन वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास को थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव बनाए ताकि आपको भी अच्छा लगे क्लास लेते हुए और मुझे भी लगे, वरना रिपोर्ट की तरह मैं बोलती रहूं और आप लोग चुप करके सुनते रहें तो वो कोई फायदा नहीं है। तो काइंडली मैं बार बार आपका नाम लेके ही पूछ रही हूँ, तब भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जवेरिया एंड शमाइला ने रिस्पॉन्ड किया है और इनको जो है ना प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी सबकी मैं नेगेटिव मार्किंग करूंगी। यही तरीका बचा है मेरे पास। ओके अच्छा, हम लास्ट क्लास में जो थे हम पढ़ रहे थे, हमने ये जो पिक्चर पार्ट आपको मैंने इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था और उसके अलावा मैंने आपको एक क्या नाम है होमवर्क के लिए दिया था कि आप उसको जो है ना क्या नाम है इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। एंड मैंने देखा कि बहुत कम बच्चों ने क्या नाम है असाइनमेंट सबमिट करवाया है अभी तक, और क्या नाम है आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि गैप कम था। थर्सडे को मैंने असाइनमेंट दिया था और हफ्ता बहुत जल्दी आ गया, वैसे तो एक हफ्ते का गैप होता है तो आप लोग करवा लेते हैं, कर लेते हैं असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट, पर थोड़े कम दिन थे तो हो सकता है इस वजह से भी बच्चों ने नहीं सबमिट किया हो, पर आज या कल में आप प्लीज सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने उन्हें देखा भी था, किसी ने किस तरह से स्टोरी लिखी थी, किसने इस तरह से स्टोरी लिखी थी। एक्चुअली बस ये टेक्निक है क्या जज करने के लिए, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जज करने के लिए। मैं थोड़ा सा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ अभी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं आगे। अच्छा प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब आप लोग जूम में क्लास लिया करें तो अपने साथ जो है ना एक नोटपैड और पेंसिल भी रख लिया करें ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर सकें, ठीक है। जो क्लास लेगा उसे ये भी पता चल जाएगा कि पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना, बिकॉज इजी लेक्चर्स में से ही आना होता है, कहीं बाहर से मैं नहीं दी। तो ये चैप्टर आज तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि हमने अभी से स्टार्ट किया, पर इंशाल्लाह इन 2 क्लास ही कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा, ये टेक्निक्स होती क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TAT भी बोलते हैं जो इसकी एब्रिविएशन है, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। आप इसको बुलेट पॉइंट में अपने पास लिख भी सकते हैं। वैसे अगर आप खुद टेक्स्ट स्टडी करते हैं तो आपको खुद भी ये पता चल सकता है, मगर अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेवलप किसने किया है, ये हेनरी ए मॉर्ले एंड क्रिश्चियन मॉर्गन ने जो है ना डेवलप किया है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना होगा, अमेरिका में है, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की। एंड किस ईयर में किया था, 1930 में जो है ना क्या नाम है ये इन्वेंट हुआ है, ठीक है। एंड किस चीज के लिए यूज होता है, जो पर्सनालिटी के रिप्रेस्ड ट्रेट्स वगैरह होते हैं, जो क्या नाम है हाइडन ट्रेट्स होते हैं, जो चीजें इंसान नहीं शेयर करता किसी से, और वो चीज वो टेंडेंसी जो है ना इंडिविजुअल में होती है, उसको जो है ना हाईलाइट करने के लिए और उसको जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए इस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जो पर्सनालिटी की इनर ड्राइव्स होती है, मोटिव नीड्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या थीम्स होती है, या इंटरपर्सनल रिलेशन या कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसी सब चीजों को जो है ना फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 2-3 इंटरप्रिटेशन को जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम क्लास में, उससे एक डिफरेंट कंक्लूजन निकल रहा था। कोई कह रहा था कि लड़ाई हुई भी है तो फ्रेंडशिप करना चाह रही है ये ओल्ड वुमेन, तो उससे ये हम मुझे नहीं पता कि मैं इसको सही इंटरप्रेट कर रही हूँ या नहीं, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मुझे समझ आया कि इस स्टोरी से ये थीम मिल रही है कि ये बंदा हार्मोनी और टीम वर्क पे बिलीव करता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की जाती है स्टोरी को। जो भी जो इंडिविजुअल होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है, जो भी कोई स्टोरी बताता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है वहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट होता है, वो उसको क्या करता है फिर इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ओके फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइप ऑफ वाइटलिटी। तो यहाँ पर हम थे, और अच्छा मैं अटेंडेंस ले लूँ क्योंकि इसके बाद मैं भूलना चाहूँ।
ठीक है, हमारी अटेंडेंस हो गई। अब अच्छा, टाइप ऑफ वेजिलिटी, वाइजिलिटी, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, ठीक है, जो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे वन जो हमारे पास है वो क्राइटेरियन है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कोई पढ़ेगा? A type of कोई रीड करेगा या मैं ही रीड कर लूं? Yes, miss. Yes, miss. जी बेटे, कोई रीड करेगा या मैं ही रीड कर लूं? नहीं मिस कर रहे। हाँ कर लो बेटे। A type of validity based on showing that scores on the test predictors are related to job performance criterion. Are test scores in this class related to students' knowledge of human resource management? सही, यानी इस क्राइटेरियन वैलिडिटी में ये देखा जाता है जो स्कोर गेन किए हैं इंडिविजुअल ने, ठीक है। प्रेडिक्टर कौन है? जिसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या, जैसे मैं ऐश्वर्या को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर रही हूँ, ठीक है। तो और जो ऐश्वर्या है उसको मैं जो है ना क्या नाम है, उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करूंगी, यानी उसको मैं देखूंगी कि ये पॉसिबल किस तरह से पॉसिबल इसके पॉसिबल परफॉर्मेंस इसकी क्या हो सकती है एक क्या नाम है जॉब पर। और क्राइटेरिया क्या होगा? जो मैंने अपनी जॉब का सेट किया हुआ होगा, ठीक है। कोई भी बेंचमार्क मैंने सेट किया हुआ है कि एक इंडिविजुअल को अगर मैं हायर कर रही हूँ तो वो इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया। प्रेडिक्टर वो हो गया जिसको जो है ना एनालाइज किया जा रहा होता है, जिसका जो है ना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है। तो इसमें यही कह रहे हैं द स्कोर्स ऑन टेस्ट, ठीक है, जो कि परफॉर्मर होता है, जो स्कोर्स वो लेता है, आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस, यानी जो क्राइटेरिया और बेंचमार्क सेट किया है उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, क्राइटेरियन वाइजिलिटी होती क्या है? प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वाइजिलिटी होती है ये, ठीक है। और इसको हम कॉन्क्रीट वाइजिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या बता रहा होता है? कोरिलेशन बता रहा होता है। किन का कोरिलेशन बता रहा होता है? तो जो भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स क्या है? एक टेस्ट स्कोर्स हमारे पास है, दूसरा हमारे पास बेंचमार्क है। तो ये जो दो वेरिएबल है इनका कोरिलेशन बता रहा है। अगर इनका कोरिलेशन हाई है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल ने स्कोर्स हाई किए हैं और बेंचमार्क को टच कर रहा है वो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर्स पे, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा परफॉर्मर होगा। बट इफ द इंडिविजुअल इज नॉट गेटिंग द हायर स्कोर्स और लो स्कोर्स वो ले रहा है, इसका मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी मतलब अनसेटिस्फेक्शन का जो है ना एलिमेंट आ सकता है। तो हमारे पास जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, यानी कि अगर हम अगर प्री एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम जो है ना इस तरह परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। बट अगर हम वैसे ही नॉर्मल जर्नल बात करें, हम रिटेंशन को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट को भी हम देख सकते हैं कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट का जो एक्चुअल बिहेवियर है और जो प्रोडक्टिविटी है, इन दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन देख लिया, ठीक है। पर प्री एम्प्लॉयमेंट में हमेशा हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को और बेंचमार्क को हम हमेशा कोरिलेट करते हैं कि क्या हम इनका रिलेशन आ रहा है, हाईली कोरिलेट है या फिर नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है? कंटेंट वाइजिलिटी। अच्छा ऐश्वर्या, आप इसको भी रीड कर लो। A test that is content valid is one that contains a fair sample of the task and skills actually needed for the job in question. Do the test question in this course relate to human resource management topics? Is taking an HR course the same as doing HR? ओके, कंटेंट वाइजिलिटी को हम फेस वाइजिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में कंटेंट मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग है भी मतलब एक्शन या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, जैसे मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्शन पूछा, अब बच्चे ने वही लिखा है या नहीं? वो नहीं लिखा, वो प्रोसीजर की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है और बातें कर रहा है। तो भाई मैंने तो वो पूछा ही नहीं है। कंटेंट वाइजिलिटी यानी कि कंटेंट ये है, मेरे क्वेश्चन का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर है या नहीं है?
अब हम इसे देख लेते हैं. A test that is content valid is one that contain a fair sample of the task and skill actually needed for the job. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इंडिविजुअल मार्केटिंग के लिए चाहिए तो मुझे उसमें मार्केटिंग स्किल्स चाहिए. अगर कोई सेल्स के लिए चाहिए तो उसको सेल्स स्किल्स के लिए चाहिए. ठीक है. अगर कोई एचआर के लिए चाहिए तो उसमें मुझे एचआर वाले स्किल्स चाहिए. कोई मुझे फिटनेस प्रोग्रामर चाहिए तो उसमें मुझे वो फिटनेस की स्किल्स चाहिए कि भाई वो उसका स्टैमिना अच्छा हो, वो फिट हो. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो एचआर होती है, एचआर बेसिकली हमारे पास वही ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एक पूरा प्रोसेस कर रही होती है. तो वो जो उसने पॉलिसीज और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, जो उनकी कंटेंट वैलिडिटी है, वो एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी वैसी है या वैसी नहीं है. Does the test question in this course relate to human resource management topic? यानी कि जो भी टेस्ट दिए जा रहा है इंडिविजुअल से, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, तो क्या वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Is taking an HR course the same as doing HR? यानी कि जिस तरह से कोर्स, ये प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से वर्किंग कर रही है HR के एक्चुअल, जिस तरह से मतलब एक जो चीजें मतलब पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग चल भी रही है या नहीं भी चल रही है. तो कंटेंट वैलिडिटी वही होती है. फॉर एग्जांपल अगर जैसे यूनिवर्सिटी में जीमैट का टेस्ट लिया जाता है, एमकैट का टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, या किसी जॉब के लिए भी टेस्ट लिए जा रहे हैं. अगर एक टीचर की हायरिंग हो रही है तो उससे उसी तरह से टेस्ट लिए जा रहे हैं या नहीं, डिफरेंट तरीके से टेस्ट लिए जा रहे हैं. ठीक है. पर अगर एक बैंकर की हायरिंग हो रही है तो उससे उसी के कॉन्टेक्स्ट का टेस्ट लिया जा रहा है या फिर इररेलेवेंट किया जा रहा है. तो उसके जो है ना क्या नाम है, फील्ड के हिसाब से उसकी मतलब मैचिंग बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे इसमें ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन है, अगर एटीट्यूड बेस्ड ट्रेनिंग है तो एटीट्यूड के ही एक्सपेक्ट को कवर किया जा रहा है या फिर जो है ना जर्नलाइज्ड है और चीजों को भी कवर किया जा रहा है. तो ये चीजें जो होती हैं उसे हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं. एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स ऑफरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टेस्ट और टेस्टिंग प्रोग्राम. ये सारी अमेरिकन बेस्ड जो है ना वेबसाइट है. आई एम श्योर इसको पाकिस्तानी भी ऑफ कोर्स यूज कर सकते होंगे, बट पाकिस्तानी की अपनी भी वेबसाइट्स होंगी, पर ये वेबसाइट होंगी जहाँ पर इनसे रिलेट इंफॉर्मेशन होगी. तो आप इसको देख के अगर आप जैसे कि आप क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भाई इन वेबसाइट पे क्या होगा, तो आप यहाँ से एक एक को कॉपी पेस्ट करके आप खुद सर्च कर सकते हैं. ठीक है. तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, हाउ टू वैलिड अ टेस्ट. ठीक है. टेस्ट को वैलिड हम किस तरह से करते हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट हमने क्या किया, एनालाइज द जॉब. सबसे पहले हमें जॉब को एनालाइज करना है, जिसमें दो चीजें हमारे पास, प्रिडिक्टर है एंड क्राइटेरिया है. प्रिडिक्टर वो है जिसकी हायरिंग हो रही है, जिसको हमें एनालाइज करना है. जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है आप मुझे बताएं. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो जॉब एनालिसिस का चैप्टर है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे. नाउ टेल मी व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. मिस जॉब स्पेसिफिकेशन लाइक ना, आप जब है ना कोई जॉब कर रहे होते हो तो आपका जो है ना वो आपका एक तो होता है कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका. तो आपका मतलब कि जैसे कि हमारी क्वालिफिकेशन होती है ना, तो हमने स्पेशलिटी हमारी किस चीज में है, मतलब आप एक्सपर्ट किस चीज में हो. तो आई थिंक जॉब स्पेसिफिकेशन ये होता है कि आप किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट हो, आपकी है ना स्पेशलिटी किस सब्जेक्ट में या किस कोर्स में है. इसको सही से बताएं ना. ये तो ठीक है, आपने जर्नलाइज बोल दिया, आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बताएं ना कि जॉब, अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ एचआर पर्सन, ठीक है, या आपकी कोई एचआर में आप काम कर रही हैं, तो आपको बोला हुआ है कि भाई आप जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को लिखें. तो आप जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें ऐड करेंगी. मिस जॉब स्पेसिफिकेशन में हम किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए
क्या क्या नॉलेज और स्किल्स और एबिलिटीज वगैरह जो हमें ना चाहिए होती है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? बेटे बस ये 2-4 लड़के ही बताएंगे, फिर बाकियों को फेल होना है बेटे। फिर मुझे बाद में मत परेशान कीजिएगा, मैम हमारे मार्क्स कम आए, मैम ये पेपर मुश्किल था, मैम ये प्लीज बेटे आप लोग चीजों को ना तो याद रखते हैं, ना रीडिंग करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर किस तरह से होगा इस तरह से। बॉयज में तो कोई एक बंदा भी कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब मैं हारिस को कितनी दफा बोला, हामिद को बोला, सब बिल्कुल चुप बैठे हुए बेटे। इस तरह से नहीं होगा, आप गलत बोले तो मैं आपको रेक्टिफाई करूंगी, बट आप इस तरह से साइलेंट मोड पे चले जाएंगे तो ये तो नहीं, ये तो गुड एटीट्यूड नहीं है। मिस जॉब स्पेसिफिकेशन में तो हम ये भी देख रहे होते हैं ना कि हमारी एजुकेशन क्या है, ठीक है, हमारी स्किल्स, मतलब कि जो जॉब हम चाहते हैं उसके लिए हमारी एजुकेशन हायर तो नहीं है, उसके मतलब कि रिलेटेड ही हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, हमारी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। स्किल्स का भी ना देखना जरूरी है कि हमारी स्किल्स हायर हैं उस नॉलेज के, उससे ना जॉब के लिए, ठीक है ना। और मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होगा कि पर्सनैलिटी को भी देखी जाती है, आपकी अपीयरेंस को भी देखी जाती है उस जॉब के लिए, हाँ, ये यही होती जॉब है जॉब जी जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में यही आ जाती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। भाई अगर एक क्लर्क की जॉब है तो उसमें मैट्रिक पास बंदा चाहिए होगा, पर अगर एक हायर ग्रेड की जॉब है तो उसमें ग्रेजुएट, मास्टर्स या पीएचडी, ज्यादा क्वालिफाइड और ज्यादा एक्सपीरियंस और क्या नाम है टैलेंटेड बंदा चाहिए होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनिंग स्किल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या संभालनी है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, सेंसरी क्या होनी चाहिए। सेंसरी डिमांड यानी कि भाई आपकी फिटनेस सही होनी चाहिए, आई साइट। कुछ जॉब्स में आपने देखा होगा जैसे फोर्सेस वगैरह की जॉब्स होती है, इफ आपकी अगर मेजरमेंट सही नहीं होती या आपका स्टेमिना ठीक नहीं होता या आपकी आई साइट में प्रॉब्लम होता है तो आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि आप किस नेचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फोर्सेस में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वेटेज ज्यादा होता है, यानी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी फिटनेस का वेटेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग डिसीजन टॉप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो है ना कॉन्सेप्चुअल जो है ना कैपेबिलिटीज को बहुत देखा जाता है कि भाई आप डिसीजन आप कितना ज्यादा ना आपका मेंटल लेवल, मेंटली आप कितने स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर काम जो होता है वो डिसीजंस का होता है, चीजों को जो है ना लुक आफ्टर करने का होता है, तो उसमें वो चीजें मैटर करती हैं। तो ये उसे कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अच्छा, KSAOS किससे कहते हैं? मैं बता देती हूँ। के नॉलेज, एस स्किल्स, ए एबिलिटीज एंड ओ मींस अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यही सब चीजें भी जॉब स्पेसिफिकेशन में भी आती हैं। अच्छा, क्राइटेरियन में हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ जॉब सक्सेस, ठीक है। कि क्या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स होंगे जो क्या नाम है जॉब को सक्सेसफुली जिससे जो है ना परफॉर्म कर लिया जाएगा, यानी कौन सी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो है ना मेजर्स चाहिए हैं, ठीक है। या कैपेबिलिटीज या जो है ना करेक्टरिस्टिक्स चाहिए जो कि जॉब्स को सक्सेसफुली परफॉर्म कर देंगे, तो ये उसका क्राइटेरिया, यानी कुछ भी सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया ऐसा है कि इंडिविजुअल को 15 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वो मास्टर्स हो, ठीक है, इस इंडस्ट्री का हो, ये कोर्सेज किए हुए हो और ये टेस्ट क्लियर करेगा, इतनी स्कोरिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है जिसको जिसको जो है ना जो क्लियर कर लेगा तो उन्होंने ये क्या नाम है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन होती है अगर कोई इंडिविजुअल इसको क्लियर कर लेगा इट मींस वो ये जॉब भी परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमसे एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं जैसे MCAT, GCAT, उसको किस तरह से बनाया हुआ होता है कि वो ये माइंडसेट से कि अगर कोई इंडिविजुअल इसको क्लियर कर लेता है यानी स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है MBBA है या फिर अगर डेंटिस्ट्री है या MBBS है उसको क्या कर लेगा, उसको भी ये क्लियर कर लेगा।
बिकॉज उसको इस तरह से डिजाइन किया होता है कि हर जगह से उन्होंने उसमें क्वेश्चन आए होते हैं, हर सब्जेक्ट से और हर तरीके से। तो ये एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 में क्या है, चूज द टेस्ट। अच्छा, चूज द टेस्ट में हमारे पास दो टाइप के टेस्ट लिखे हुए हैं। वैसे टेस्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, बट इधर इन्होंने दो मेंशन किए हैं, टेस्ट बैटरी एंड और सिंगल टेस्ट। ठीक है। अच्छा, टेस्ट बैटरी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? नहीं बताना चाह रहे। ओके, टेस्ट बैटरी हमारे पास क्या होती है, टेस्ट बैटरी जो होती है वो रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेस्ट दैट आर परफॉर्म इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड टाइम में होता है जो कि 1 या 2 डेज होता है। ठीक है। एडवांटेजेस इसमें क्या है, इसके जो है फीडबैक होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जो मैनी एक्सपेक्ट को यानी ज्यादातर बहुत सारे क्या नाम है एक्सपेक्ट्स को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। जबकि सिंगल में ऐसा नहीं होता, सिंगल में जो होता है वो किसी एक डायमेंशन को कवर कर रही होती है। तो जो टेस्ट बैटरी होती है वो 1 या 2 डेज का होता है। ठीक है, और उसमें जो है ना वो मल्टी डायमेंशन को कवर कर रहा होता है, यानी कि जो उसका फीडबैक होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज्यादा एडवांटेजेस हो जाता है, बिकॉज इससे हमें ज्यादा आइडिया हो जाता है डिफरेंट स्किल सेट का। फॉर एग्जांपल कोई एक क्या नाम है टेस्ट बनाया हुआ है जिसमें जो है ना मैथमेटिक्स को भी कवर किया हुआ है, इंग्लिश को भी कवर किया है, जीके को भी कवर किया हुआ है, जर्नल साइंस को भी कवर किया हुआ है, उसके अलावा जो है ना रीजनिंग भी पूछी हुई है। ठीक है, और एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, यानी कि कुछ इस तरह से, और उसमें कुछ फिर बाद में उसके बाद कोई फिटनेस का भी एलिमेंट डाल दिया है। तो इसका मतलब ये कि वो डिफरेंट जो है ना क्या नाम है एक्सपेक्ट को जो है ना इंडिविजुअल की कवर कर रहा है। बट जो सिंगल टेस्ट है वो किसी बस सिर्फ ऐसे लिखवा दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सिर्फ उसकी राइटिंग स्किल्स का ही पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास टेस्ट बैटरी और सिंगल टेस्ट का डिफरेंस है। देन इसके बाद क्या है, एडमिनिस्टर द टेस्ट। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो चीजें आ गई, कोकरेंट वैलिडेशन आ गया एंड प्रिडिक्टिव वैलिडेशन आ गया। कोकरेंट में क्या आ गया, करंट एम्प्लॉय स्कोर्स विद करंट परफॉर्मेंस। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय ने स्कोर्स किया है, ठीक है, जो करंटली स्कोर्स किया है और उसका जो है ना करंटली परफॉर्मेंस क्या है, उसको देखते हैं कि ये कितने एक दूसरे से मैच करते हैं। यानी कि अगर परफॉर्मेंस उसकी जो है ना 70 के स्केल्स पर है तो स्कोर्स भी उसके 70 आ रहा है, ये वेरिएशन आता है। तो इससे पता चलेगा अगर अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो है ना टेस्ट वैलिड है, मतलब सही तरीके से आप ले रहे हैं। पर अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको दोबारा देखेंगे कैसे क्यों हो रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रिडिक्टिव वैलिडेशन में क्या आ जाता है, लेटर मेजर परफॉर्मेंस विद प्रायर स्कोर्स। ठीक है, यानी कि पहले ही आपने कोई टेस्ट ले लिया है और उस पर ही प्रिडिक्ट कर लिया है कि इन फ्यूचर ये कैसे हमारे पास परफॉर्म कर सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना ये हमारे पास यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट वगैरह होते हैं एप्टीट्यूड के, वो है। बिकॉज वो किस तरह से करते हैं, वो लोग जो है ना टेस्ट ले लेते हैं और उसी के बेस पे वो लोग जो है ना क्या नाम है सोचते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल 4 ईयर का प्रोग्राम है, 5 ईयर का प्रोग्राम है, एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया है और इसी के बेसिस पे वो मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इस इंडिविजुअल ने स्टूडेंट ने ये क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये कि ये 5 या 4 सेमेस्टर्स को भी क्लियर कर लेगा, यानी हमारा कोर्स इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है या हमारा सिलेबस ऐसा है कि ये क्लियर भी कर लेगा और ये क्या नाम है अचीव कर लेगा इस डिग्री को। ठीक है, इसी तरह ये जॉब्स वगैरह में भी होता है, कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। आपने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखी होंगी, पीएमएस, सीएसएस और क्या नाम है, और जो नॉर्मल और एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, सिन बोर्ड्स, सिन सिन क्या नाम है एसपीएस के होते हैं, फेडरल के होते हैं। इन सब में क्या होता है, वो एक दफा जब टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उनको मतलब ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि इसकी आगे भी परफॉर्मेंस सही रहेगी, और ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है क्योंकि वो एक इतनी उनकी जो है ना स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होती है, इतनी स्ट्रिक्ट जो है ना क्या नाम है आपके पास जो है ना सिलेक्शन होता है।
कि वो वाकई में ही ऑल ओवर जॉब में उसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होती है, ठीक है, अगर मेरिट और वाइज तरीके से चीज़ें क्या नाम है होती हैं तब, सही है। ओके, हाँ, देन इसके बाद ये गुलाम नबी, आप बहुत लेट क्लास में आए और ऑलमोस्ट क्लास तो खत्म ही होने वाली है फर्स्ट सेशन, तो मैं आपको फर्स्ट सेशन की बिल्कुल अटेंडेंस नहीं दूंगी। आप प्लीज इस तरह से मत क्या करें, टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास 4 स्टेप में क्या आ जाता है, रिलेट टेस्ट स्कोर्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, टेस्ट का जो स्कोर आता है, फॉर एग्जांपल 50 स्कोर आया है, 60 स्कोर आया है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, पासिंग स्कोर्स कितना है, किस स्कोर्स पे क्या इंटरप्रिटेशन बन रही है। अगर कोई इंडिविजुअल 50 स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब वो एवरेज परफॉर्मर है, कोई 60 कर रहा है, 70 कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा एवरेज अबव है, पर अगर कोई 90, 95, 80 कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हाई परफॉर्मर है। तो इस तरह से कोरिलेशन देखा जाता है कि क्या कोरिलेशन बढ़ रहा है टेस्ट स्कोर का एंड क्राइटेरिया का, ठीक है, यानी स्कोर क्या कर रहा है और एक्चुअल में परफॉर्म क्या कर रहा है। एंड 5 स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है, क्रॉस वैलिडेटेड एंड रीवैलिडेट, ठीक है। हम स्टेप 3, 4 को क्या करेंगे, डिफरेंट सैंपल के साथ क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपीडिएंसी चार्ट आ गया। एक्सपीडिएंसी चार्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, कोई स्टूडेंट मुझे बताए एक्सपीडिएंसी चार्ट क्या होता है। दिस इज विद नंबर ऑफ एम्प्लॉय की वो बताएगी है कि कितने परसेंट ने कितने परसेंट स्कोर लिए हैं। देखिए, आप ग्राफ को देखिए, सही तरीके से एक्सप्लेन करें। देखिए, ऐसे आप मतलब एक लाइन में बोल के अब समझ नहीं आया, आप बताएं एक्स एक्सिस पे क्या है, फिर वाई एक्सिस पे क्या है, क्या क्या मतलब मैम, सही से बताएं ना, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इस एक्सेसिस में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो लिखे हुए हैं, और वाई एक्सिस में उन्होंने कितनी परसेंटेज लिए और कितने वो हाईएस्ट है, ये स्कोर्स ओके, स्कोर्स और लिखे हुए हैं। हाँ, और क्या है इसके अलावा, और बताएं। उसके अलावा इस के लोवेस्ट 20% जो है ना, वो 29 लोग जो थे उन्होंने 20% लिए हैं। ग्राफ से ये लाइन जाहिर शो हो रहा है। और 55% ने फिर और कोई बताएगा मुझे। मिस इसमें जो है एक्स एक्सिस पर हमारे पास लिया गया है परसेंटेज परफॉर्मेंस की ली गई है, और जो है वाई एक्सिस पे टेस्ट स्कोर्स लिए गए। अब हर एक कैटेगरी की जो है हमारे पास परफॉर्मेंस की परसेंटेज दी हुई है ग्राफ के जरिए। सही, और हमें रिजल्ट से क्या शो हो रहा है, रिजल्ट से ये शो हो रहा है कि जिस तरह है ना टेस्ट स्कोर्स बढ़ रहे हैं, उस तरह हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस की परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो रहा है। तो मिस परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो कंपनी की वर्थ में इंक्रीज होगा, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें इंक्रीज होगा, कंपनी के रेपुटेशन में इंक्रीज होगा। हाँ, एक्सपीडिएंसी का मतलब क्या है वैसे। अच्छा, हमारी कितने क्लास में परसेंट सिर्फ बस 1 मिनट रह गया, अभी हम दूसरा